पिशाचों का उपकार। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मंगलपुर गांव के समीप एक घना जंगल था। उस जंगल के एक बरगद के पेड़ पर दो पिशाच रहते थे। दोनों पिशाच बड़े ही परोपकारी व दयालु थे। एक दिन कड़ी दोपहरी में दोनों पिशाच ऊँघ रहे थे। तब अचानक किसी आहट से वे जाग पड़े। उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी बरगद पर चढ़ रहा है। उसने कमर में बंधी अशरफियों की एक पोटली निकाली और उसे उस पेड़ के खोखले में छिपा दिया। इसके बाद पेड़ से उतरकर वह वहाँ से चल पड़ा। पिशाचों ने ताड़ लिया कि ज़रूर उस ताकतवर आदमी ने वह पोटली कहीं से चुराई है। इसलिए वे दोनों तत्काल पेड़ से उतरकर गुप्त रूप से उसका पीछा करने लगे। वह हट्टा कट्टा युवक मंगलपुर के निवासी श्यामलाल के घर में चला गया। पिशाच भी उसके पीछे उसी घर में घुस पड़े और घर की अटारी पर जा बैठे। श्यामलाल ने उस बलिष्ठ व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा, अरे भीमदास, मेरी अलमारी में रखी अशरफियों की एक पोटली दिखाई नहीं दे रही है। कभी से खोज रहा हूँ मैं, सारा घर छान डाला। तुमने कहीं देखी है वह पोटली? क्या कह रहे हैं मालिक? अशरफियों की पोटली खो गई? भीमदास ने आश्चर्य प्रकट किया और वह भी खोजने का नाटक करने लगा। फिर एक बार दोनों ने मिलकर सारा घर ढूंढा और व्याकुल होकर श्यामलाल कहने लगा, कल ही बाजार में चंदन दास से मेरी मुलाकात हो गई और उसी ने मेरे हाथ अशरफियों की वह पोटली सौंपी थी। उसने मेरे साथ जो चीज़ें गिरवी रखी थी उन्हें लेने वह अब किसी भी समय आएगा। मालिक, चंदन दास ने जब वह पोटली आपके हाथ में रखी तब वहाँ पर कोई और व्यक्ति भी है क्या? भीमदास ने पूछा। ना, कोई भी नहीं था। मगर इससे क्या? श्यामलाल ने कहा। तब तो एक उपाय कीजिए मालिक। आप चंदन दास को धमकाकर कहिए कि उसने आपको धन दिया ही नहीं है। यदि उसने कुछ हो हल्ला मचाने की कोशिश की तो बाकी काम मैं निपटा लूँगा। इतना श्यामलाल को समझाकर भीमदास ने अपनी मूँछों को ताव दिया। इसी बीच चंदन दास वहाँ आया और अपनी गिरवी रखी चीज़ें वहाँ मांगने लगा। श्यामलाल ने इस पर आश्चर्य दिखाते हुए बड़े इत्मीनान से कहा, चंदन दास, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें यह नहीं मालूम कि गिरवी रखी चीज़ें तब वापस दी जाती है जबकि कोई अपना कर्ज चुकाता है। श्यामलाल की ये बातें सुनकर चंदन दास एकदम हड़बड़ा गया और उनसे याद दिलाई कि कल ही तो मैंने आपको बाजार में धन की पोटली सौंप दी है ना। श्यामलाल गंभीर होकर बोला, तुम कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे तो ऐसे लोगों से सख्त चिढ़ है। चंदन दास ने अब श्यामलाल के मन की बात ताड़ ली और उसने श्यामलाल के पैरों पर गिरकर विनती की। वह गिड़गिड़ाया, लेकिन श्यामलाल के मन पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अटल रहा कि उसे पोटली मिली ही नहीं है। उसने निर्दयता के साथ चंदन दास को अपने घर से बाहर निकलवाया। उदासी से सिर लटकाकर अपने घर की ओर चलने वाले चंदन दास का पिशाचों ने पीछा किया। घर पहुंचते ही चंदन दास की पत्नी ने गिरवी रखी चीज़ें उससे मांगी। इस पर उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाकर चिंतित स्वर में कहा, कल राम सहाय ने मुझे जो धन दिया था उसे आज श्यामलाल ने हड़प लिया है। राम सहाय ने मुझको धन दिया है, इस बात का सबूत ही क्या है? इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। किवाड़ खोलते ही राम सहाय अंदर घुसा। चंदन दास ने मुस्कुराकर कहा, तुमने तो अपनी इकलौती बेटी की शादी भी करा दी, अब तुम्हें चिंता किस बात की? राम सहाय ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी मेहरबानी से ही मैंने उस बोझ को उतार दिया है। कल मैंने आपका वह कर्ज भी चुका दिया है। मैं इस वक्त तुमसे अपने खेत के गिरवी रखे कागज लेने आया हूँ। इस पर विस्मय का अभिनय करते हुए चंदन दास ने कहा, राम सहाय, कर्ज कैसे चुक गया? तुम धन दोगे तब ना कर्ज चुक जाएगा। चंदन दास का जवाब सुनकर राम सहाय अपना सिर पीटने लगा। इस पर भी चंदनलाल विलक्षित नहीं हुआ। वह रुके स्वर में बोला, राम सहाय, यह मेरी बड़ी भारी भूल थी कि तुमको भुलक्कड़ के रूप में जानते हुए भी मैंने उधार दिया। अब भी सही, अच्छी तरह से याद करो और जल्दी मेरा कर्ज चुका दो, समझे?
राम सहाय बेचारा इस पर निरुत्तर हो आंखों में आंसू भरकर अपने घर की ओर लौट पड़ा। इस धोखाधड़ी से परिचित पिशाचों को लगा कि श्यामलाल तथा चंदनदास की धोखाधड़ी की पोल खोलकर राम सहाय की मदद करनी चाहिए। इस विचार के आते ही दोनों पिशाचों ने बुजुर्गों जैसा रूप धरा और उन्होंने राम सहाय को उसकी व्याकुलता का कारण पूछा। राम सहाय अपने प्रति हुए अन्याय का किस्सा सुनाकर रो पड़ा। पिशाचों ने तत्काल धन से भरी एक पोटली का निर्माण किया और उसे राम सहाय के हाथ सौंपते हुए उसे समझाया कि आगे क्या करना है। राम सहाय धन की वह पोटली लेकर चंदनदास के पास पहुंचा और उसके किवाड़ पर दस्तक दी। चंदनदास ने किवाड़ खोला और सामने राम सहाय को खड़ा देख, कहो तुम फिर क्यों आए हो, यह कहकर उस पर बरस पड़ा। राम सहाय इत्मीनान से बोला, मुझे अपने भुलक्कड़पन पर तरस आता है। दरअसल थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें कर्ज की रकम चुकाने आया था, मगर भूल गया। लो, यह धन लेकर मेरे खेत के कागजात मेरे हवाले कर दो। बुरा मत मानो, मैं तुम्हारा उपकार कभी भूल नहीं सकता। मेरी वजह से तुमको बेकार परेशान होना पड़ा। जाने आजकल यह कैसी विस्मृति की व्यथा मुझे घेरे हुए है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ मेरी इस बीमारी से। यह कहकर राम सहाय ने पिशाचों से प्राप्त वह धन की पोटली चंदनदास को सौंप दी। चंदनदास ने बड़ी प्रसन्नता से वह पोटली ले ली और राम सहाय के खेत संबंधी दस्तावेज उसे दे दिए। राम सहाय खुशी खुशी अपने घर लौट गया। चंदनदास की पत्नी ने यह सारा नाटक देख लिया था। उसने उत्साह में आकर उससे कहा, राम सहाय के भुलक्कड़पन का लाभ हमें मिल गया। भुलक्कड़पन के नशे से उसके होश में आने से पहले ही तुम यह धन श्यामलाल को दे आओ और साथ ही हमारी गिरवी रखी चीज़ें लेते आओ। चंदनदास ने श्यामलाल के घर जाकर उसे धन देकर उसके यहाँ गिरवी रखी चीज़ें वापस ले ली। चंदनदास के चले आने पर श्यामलाल धन की पोटली लेकर अपने कमरे के भीतर कदम रखा ही रहा था कि दो सिपाही वहाँ आ धमके और बोले, सेठ जी, आपको न्यायाधीश ने तुरंत न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है, चलो हमारे साथ। सिपाहियों की धमकी सुनकर श्यामलाल आश्चर्य में आ गया और भीमदास को साथ लेकर वह न्यायालय की ओर चल पड़ा। न्यायालय में न्यायाधिकारी की बगल में बुजुर्गों के रूप में पिशाच खड़े थे। न्यायाधीश ने श्यामलाल से पूछा, सुनो, तुम पर यह अभियोग है कि तुमने इन बुजुर्गों के यहाँ से 100 अशरफियाँ चुराई है, क्या यह बात सच है? यह कैसा अन्याय है, मैंने आज तक इनके चेहरे भी नहीं देखे हैं, श्यामलाल ने विस्मय में आकर कहा। पिशाचों ने श्यामलाल की कमर में किसी अशरफियों की पोटली की ओर इशारा करके कहा, देखिए महाशय, अशरफियों की वह पोटली ही हमारी है। अरे, यह तो सरासर गलत है। इस पोटली में गिरवी की रकम है। इस बात का क्या सबूत है कि यह रकम तुम्हारी है? श्यामलाल ने पूछा। पोटली की प्रत्येक अशरफी पर बरगद की मुहर लगी हुई है, यही है मेरा सबूत। मुस्कुराते हुए एक पिशाच ने उत्तर दिया। न्यायाधीश ने अशरफियाँ देखी तो प्रत्येक अशरफी पर बरगद का चिन्ह अंकित था। गुस्से में आकर उसने श्यामलाल से कहा। अब श्यामलाल ने कहा कि वह धन उसे चंदनदास ने दिया था। चंदनदास से पूछने पर उसने हंगामा मचाते हुए कहा कि यह दरअसल उसे राम सहाय ने कर्ज चुकाने के लिए दिया है। राम सहाय ने बुजुर्गों के वेश में खड़े पिशाच दिखाकर कहा, चंदनदास ने मुझे धोखा दिया। मुझे दुखी देखकर इन बुजुर्गों ने मुझे यह धन दिया था। लाचार होकर अब चंदनदास को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। उसने न्यायाधीश को श्यामलाल द्वारा चकाए जाने की बात बता दी। श्यामलाल डर से कांपने लगा और अपनी गलती कबूल करते हुए कहा, महाशय, यह सब इस भीमदास की सलाह के कारण हुआ है। और उसने भी अपनी कहानी कह डाली। सारा किस्सा सुनने पर न्यायाधीश ने ताड़ लिया कि श्यामलाल के घर से अशरफियों की पोटली भीमदास ने ही हड़प ली है। उसकी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए न्यायाधिकारी ने गरज कर कहा, अरे भीमदास, घर के चोर को ईश्वर भी पकड़ नहीं पाते, यह बात सही है ना? विवश होकर भीमदास ने सच्ची बात बता दी। इसके बाद उसने जो जो संकेत बताए उनके आधार पर सिपाही उस बरगद के पास पहुँचे और उसके खोडर में छिपाई अशरफियों की पोटली निकाल कर ले आए। पोटली उन्होंने न्यायाधीश के सामने रखी। उन बुजुर्गों ने न्यायाधीश से कहा,
महाशय, लोग अक्सर अपने प्रति हुए नुकसान को दूसरों के सिर पर मढ़कर फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। राम सहाय जैसे भोले भाले आदमी ऐसे लोगों का शिकार बनते हैं। इसी से तरस खाकर हमने राम सहाय की सहायता की है। न्यायाधीश ने भीमदास, श्यामलाल व चंदनदास को उचित दंड सुनाए और पिशाचों से पूछा, तुम दोनों ने हमारे गांव के 2 दगाबाजों को पकड़वाकर एक अन्याय होने से रोका। यह तो खूब रहा, मगर यह तो बताओ कि इस बात का पता तुम लोगों को कैसे चला? यदि हम इस सवाल का जवाब देंगे तो आप भी डर जाएंगे महाराज। इतना कहकर उन दोनों पिशाचों ने जंगल की राह ली। पिशाचों का उत्तर तो न्यायाधीश की समझ में नहीं आया, फिर भी वह अकारण ही हंस पड़ा।